हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी एडीपीओ की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो जो एमपी एडीपीओ की वीडियोस जो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, कुछ उन वीडियोस से आपको हेल्प मिलेगी और कुछ जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का सेक्शन 4 जो है उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सेक्शन 4 जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का है, जो कि एक विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि जो भी विशेष न्यायाधीश द्वारा जो मामले होंगे उनका एक टाइम पीरियड अब फिक्स कर दिया गया है कि उनका जो ट्रायल है वो कितने समय के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराध विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारणीय होंगे। तो यहाँ सबसेक्शन 1 ये बोल रहा है कि सीआरपीसी में भले ही कुछ भी लिखा हुआ हो या किसी उस समय प्रवर्त, यानी कि कोई भी लॉ है जो अभी इस समय प्रवर्त है उसमें भले ही कुछ भी लिखा हुआ हो, धारा 3 की उपधारा 1 में जो प्रकरण बताए गए हैं, जो अपराध बताए गए हैं, उन अपराधों का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। तो 3 के सबसेक्शन जो 1 है उसके क्लॉज ए और बी में बताए गए हैं ऑफेंस के कौन कौन से अपराध होंगे जिनका इस अधिनियम के अधीन विचारण किया जाएगा। तो ए क्लॉज बात करता है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 का ए क्लॉज, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध या फिर खंड ए में जो अपराध बताए गए हैं उनको करने का किसी व्यक्ति ने षड्यंत्र किया है, दुष्प्रेरण किया है या प्रयास किया है, तो ये जो अपराध होंगे इनका विचारण सिर्फ विशेष न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। तो ये बात बोल रहा है सबसेक्शन 1। फिर इसके बाद 4 का सबसेक्शन 2, धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराध उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा जिसमें वह अपराध किया गया है। तो सबसेक्शन 2 को 2 पार्ट में आपको तोड़ के पढ़ना है। पहला पार्ट ये कह रहा है कि सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में जो अपराध बताए गए हैं ए और बी क्लॉज में, तो वो अपराध विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय तो होंगे, पर कौन से वाले विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होंगे? तो जिस क्षेत्र में वो अपराध किया गया है उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होंगे। और या जहाँ ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं, तो जिस क्षेत्र में वो ऑफेंस किया गया है उस क्षेत्र में अगर एक से ज़्यादा विशेष न्यायाधीश हैं तो फिर कौन से वाले विशेष न्यायाधीश द्वारा उस मामलों का विचारण किया जाएगा? तो जहाँ ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं वहाँ उनमें से ऐसे न्यायाधीश द्वारा जो इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए उस मामले के लिए नियुक्त किए गए विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होगा। तो अगर किसी क्षेत्र में अगर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है और उस क्षेत्र के लिए एक से ज़्यादा विशेष न्यायाधीश बनाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार बताएगी, डिसाइड करेगी कि कौन सा वाला विशेष न्यायाधीश है, उसके द्वारा वो मामले विचारणीय होंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर इसके बाद सबसेक्शन 3, किसी मामले का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न ऐसे अन्य अपराध का विचारण कर सकता है जिससे अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति ने अगर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन तो अपराध किया ही है, उसके अलावा भी उन्होंने उसी क्रम में अदर किसी लॉ का अपराध किया है जिसके अकॉर्डिंग सीआरपीसी में जो सेक्शन है आपके 220, 219, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है। तो उन मामलों में जो विशेष न्यायाधीश होंगे वो सीआरपीसी के अपराध और इस अधिनियम के अपराधों दोनों का एक साथ विचारण कर सकते हैं। अदर किसी लॉ का भी किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है जिसके साथ उसने भ्रष्टाचार निवारण का भी अपराध किया है तो दोनों की ट्रायल अलग अलग नहीं चलेंगी। फिर जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उसमें जो विशेष न्यायाधीश हैं वो उन दोनों मामलों का विचारण करेंगे। इसके बाद सबसेक्शन 4 है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी जो सबसेक्शन 4 है आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसको संशोधित किया गया है। तो अमेंडमेंट है ये 2018 का। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए किसी अपराध के लिए विचारण यथासाध्य रूप से दैनिक आधार पर किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि उक्त विचारण, इसको ठीक कर लेना, विचारण 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर दिया जाता है। तो सबसेक्शन जो 4 है ये 2018 का अमेंडमेंट ये कह रहा है, क्योंकि पहले ऐसा सबसेक्शन जो 4 था इसमें नहीं था, इसको अमेंड किया गया क्योंकि पहले कोई समय सीमा फिक्स नहीं थी कि कितने समय के भीतर ट्रायल को पूरा किया जाना है। 2008 का जो अमेंडमेंट आया उसमें इन्होंने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि 2 वर्ष के भीतर जो भी मामले होंगे उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब 2 वर्ष की अवधि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक टाइम है कि 2 वर्ष के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी मामले होंगे तो उनकी ट्रायल 2 वर्ष के भीतर पूरी
की जाएगी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। परंतु जहाँ विचारण उक्त अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता, उक्त अवधि मीन्स जो 2 वर्ष का ऊपर टाइम पीरियड सबसेक्शन 4 में बताया है, तो उस समय के भीतर अगर ट्रायल पूरी नहीं हो पा रही है तो विशेष न्यायाधीश ऐसा ना हो पाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। तो विशेष न्यायाधीश को क्यों उन्होंने 2 वर्ष के भीतर उस मामले का निपटारा नहीं किया, ट्रायल पूरी नहीं कर पाई, तो ऐसा नहीं कर पाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। परंतु ये और कि उक्त अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, तो 2 वर्ष के भीतर अगर आप किसी मामले का विचारण पूरा नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद आपको जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ का, और आप उसको बढ़ा सकते हो। तो 6 मंथ 6 माह से अनधिक आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। तथापि उक्त अवधि विस्तारित अवधि सहित सामान्य रूप से कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो 2 वर्ष के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष के भीतर पूरा नहीं कर पा रहे हैं विशेष न्यायाधीश विचारण को, तो वो कारण लिखेंगे, रीजंस रिकॉर्ड करेंगे, और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद वो उस समय को एक बार में 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर 6 माह अगर उन्होंने एक्सटेंड कर लिया है टाइम पीरियड, फिर भी अगर वो विचारण पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर कारण अभिलिखित करने के बाद फिर 6 मंथ और उसको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो 4 वर्ष का समय बढ़ा सकते हैं। तो ये जो 4 वर्ष है उसमें वो ऊपर के 2 वर्ष भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि वो 2 वर्ष और ये वाले 4 वर्ष, टोटल 6 वर्ष हो। तो टोटल 6 वर्ष नहीं है, कुल 4 वर्ष होगा, लेकिन 4 वर्ष इकट्ठा नहीं बढ़ेगा। 6 मंथ करके आपको रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद आप 6 महीने करके उस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।